वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से लेके और 325 ईसा पूर्व तक माना गया है और ये ऐतिहासिक काल में आता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में महाजनपद काल को माना जाता है। दोस्तों, महाजनपद काल की मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जनपद बसना स्टार्ट हो गए थे। लोग जनपदों का निर्माण हो गया था और छोटे छोटे जनपदों से मिलकर ही महाजनपदों का निर्माण हुआ था। जो भी शक्तिशाली राजा होता था वो जनपदों को अपने कब्जे में कर लेता था और महाजनपदों का निर्माण हो गया। ऐसे करते तो बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग महाजनपद बताए गए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय को सर्वोत्तम माना जाता है, तो इसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं। इनमें है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्वक, अवंती, कंबोज और गांधार। दोस्तों, ये 16 महाजनपद हैं। तो आपको इन 16 महाजनपदों की राजधानी भी याद रखनी चाहिए। कई बार कंपटीशन की दृष्टि से इनको पूछ लिया जाता है। तो अंग की है चंपा, मगध की राजगृह और पाटलिपुत्र। मगध की 2 राजधानी होती थी। अलग अलग राजा ने अलग अलग राजधानी रखी थी। तो मगध की राजगृह और पाटलिपुत्र हो गई, काशी की वाराणसी हो गई, कौशल की श्रावस्ती हो गई, वज्जी की वैशाली, मल्ल की पावा, चेदी की सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्रपुर, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पैदन्य, अवंती की उज्जैनी, गंधार की तक्षशिला और कंबोज की थी राजपुर। ये 16 महाजनपदों की ये राजधानियां हैं। दोस्तों, महाजनपद काल में ही किलों का निर्माण भी स्टार्ट हुआ था। जो राजा होते थे वो किलों का निर्माण करवाते थे अपने राज्य में। और इसी काल में, महाजनपद काल में ही राजा होता था जो वंशानुगत होने लग गया था। पहले जनतंत्र शासन प्रणाली थी, जनता चुनती थी अपना राजा, और महाजनपद काल में राजतंत्र हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा होने लग गया था। दोस्तों, उस टाइम पे मगध साम्राज्य काफ़ी तेज गति से अपना विस्तार कर रहा था, क्योंकि मगध भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि हर कोई राजा उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा था। तो मगध साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था, उसने बाकी महाजनपदों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसके कई कारण थे, तो इनकी हम बात करें तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति। तो मगध जो साम्राज्य था, इसके चारों ओर पर्वतीय इलाके थे, हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ थी, तो कोई भी राजा इस साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करता था। दूसरा है, इसमें समृद्ध लोहे की खान मिली थी। तो लोहे की खान मिल गई तो वो लोहे के हथियार बनाने लग गए। तो अपने सेना में हर किसी के पास हथियारों से पूर्ति रहती थी सेना में, तो समृद्ध लोहे की खानें मिली हैं। तीसरा, इसमें गंगा का मैदान। दोस्तों, इसी में होके गंगा नदी गुजरती थी, तो गंगा का मैदान था। तो वहाँ की जो प्रजा थी काफ़ी अच्छी खेती करती थी, तो खेती में उपज होती थी, तो काफ़ी बढ़िया था। आगे बात करूँ मैं, जंगलों से लकड़ी मिल जाती थी और हाथी भी मिलते थे। क्योंकि गंगा का मैदान है तो पानी की वजह से जंगल भी काफ़ी थे, तो उन जंगलों से लकड़ियाँ मिल जाती थी। तो जो प्रजा थी उनको ईंधन के रूप में लकड़ियाँ मिल जाती थी और काष्ठ कला भी कर सकते थे, और बहुत से काम में ले लिए थे, लकड़ियों को भी बहुत काम आते हैं। और सेना के लिए हाथी भी मिल गए थे, तो हाथी की उपलब्धता भी हो गई थी और व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी। पांचवा कारण है व्यापार। तो काफ़ी व्यापार करने, क्योंकि एक समृद्ध था ये मगध साम्राज्य, समृद्ध था, तो यह व्यापार भी करता था भारत से। और मगध में 2 राजधानियाँ थी, अलग अलग राजा ने अपना अलग अलग राजधानी बनाई थी। मगध की 2 राजधानियाँ प्रमुख है, एक है राजगृह और एक है पाटलिपुत्र। जो राजगृह है ये 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है, काफ़ी सुरक्षित राजधानी है ये राजगृह। और फिर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है जो गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित है, इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, मगध साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, तो इस पर बहुत सारे राजाओं ने राज कार्य किया था, तो इनको हम देख लेते हैं। तो मगध साम्राज्य पे जो जो राजाओं ने राज किया था, तो उनका क्रम याद रखने के लिए अब आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है।
हसीन मासुका का साथ। इसमें है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, कै से कर्ण वंश और सात से सातवाहन वंश। दोस्तों सबसे पहले हर्यक वंश ने मगध पर अपना कब्जा किया था। हर्यक में बिंबिसार आया था, बिंबिसार ने शासन कार्य किया था। फिर हर्यक वंश में दूसरा शासक हुआ था अजातशत्रु, और फिर अजातशत्रु का बेटा हुआ था उदयन नाम का, इन्होंने शासक किया था। दोस्तों इनकी खास बात और बता दूं, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो शासक बना था वो अपने बाप को मारकर शासक बना था। ऐसे ही अजातशत्रु का बेटा था उदयन, उदयन शासक बना था अपने पिता की मृत्यु के, अजातशत्रु को मार के वो शासक बना था। मतलब राजगद्दी के लिए इतना लालच था कि इन्होंने अपने पिता को मार के फिर राजगद्दी संभाली थी। तो इसके बाद में आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में शिशुनाग नाम का राजा हुआ था, उसने शासन कार्य किया था। और बाद में शिशुनाग वंश के बाद में आया था नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी 345 ईसा पूर्व में, शिशुनाग को हरा के। महापद्मानंद था जो एक गैर क्षत्रिय राजा था, पहला गैर क्षत्रिय राजा था। ऐसा माना जाता है कि ये शूद्र थे, ठीक है। और इसके बाद में था घनानंद। घनानंद ने काफ़ी जनता को परेशान किया, प्रजा को, तो तानाशाह था ये, लोगों का शोषण करता था। तो दोस्तों इसके बाद में आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी घनानंद को हराकर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आया था बिंबिसार, फिर आया था अशोक। ऐसे बहुत सारे राजा हुए थे, लेकिन जब हम मौर्य वंश को टॉपिक को पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद में आया था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और पुष्यमित्र शुंग के बाद में आया था अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद आया था वसुमित्र। ऐसे ही बात करें आगे कर्ण वंश की, तो कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। फिर इसके बाद में इसका बेटा भूमिपुत्र राजा बना था, इसके बाद में नारायण। ऐसे ही बहुत सारे राजा हुए थे इसमें भी। और इसका अंतिम शासक था जो देवभूति था, देवभूति को इसी के सेनापति ने मार दिया था। और इसके बाद में आया था सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना की थी जो सिमुक ने की थी, और इसका अगला शासक था जो कृष्ण था। ऐसे ही इसमें अगला शासक सातकर्णी था। इसमें भी बहुत सारे शासक हुए थे, लेकिन जब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनका टॉपिक आएगा तब। तो दोस्तों कैसे लगे आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।